बच्चों वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर एकेडमी। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाऊंगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है पहले आप ध्यान से समझना कि जितने भी हमने एटम पढ़े, एटम की प्रॉपर्टी को देखा, फिर हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को देखा। मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, तो जब दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म ए मॉलिक्यूल। यही होता है ना कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एटम सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जब वो आपस में कंबाइन करेंगे किसका फॉर्मेशन करेंगे। तो रुक के थोड़ा समझना पड़ेगा ना कि एटम कंबाइंड कैसे करते हैं, एटम कंबाइंड कैसे करते हैं। एक हो गया हाउ दिस एटम आर कंबाइंड विथ ईच अदर, और दूसरा एक आएगा व्हाई दिस एटम इज कंबाइंड विथ ईच अदर। तो हाउ का जवाब आज इस चैप्टर में देता हूँ, व्हाई का जवाब मैं फोर्थ चैप्टर में दूंगा जिसका नाम होगा केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि कई सारे साइंटिस्ट मिल करके ना कुछ लॉ फॉर्मुलेट किए, कुछ साइंटिस्ट क्या किए, कुछ लॉ फॉर्मुलेट किए कि और उसी लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि कभी भी किसी एटम से किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। वो लॉ कौन कौन से थे, जिसमें पहला लॉ था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ है, इसको मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ कांस्टेंट। का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, या उसी को क्या बोलते हैं, डेफिनिट। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो पहला फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम भी बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज योर एवोगाड्रो लॉ। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो लॉ। तो कुछ साइंटिस्ट थे जिसमें लेवोसियर थे, प्राउस थे, डाल्टन्स थे, गैलुसैक थे। इन लोगों ने मिल करके कुछ लॉ फॉर्मुलेट किए और उसी लॉ के बेसिस पे किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। वो 5 लॉ कौन कौन से हैं, तो पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसी को लॉ मैंने लिखा है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और चौथा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं। एंड फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज एवोगाड्रो लॉ। क्लियर है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन मैं आपको लॉ समझाता हूँ, फिर लास्ट में समराइज करेंगे कि हर लॉ एक दूसरे से क्या डिफरेंस है। हर लॉ में एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होगा ना, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होंगे और कुछ ना कुछ सिमिलरिटी भी होंगे। जो भी होगा हम उसको पढ़ने की बात कर सकते हैं। ये बात तभी कर सकते हैं जब अपने को ये 5 लॉ पता होगा। बोलो है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, एक साइंटिस्ट थे लेवोसियर, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। उन्होंने क्या कहा कि कभी भी किसी अगर कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो किससे होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम से होगा। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, ध्यान से देखना। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके समझो H2O देता है। क्या देता है, H2O देता है। यही हो सकता है ना। या दूसरा, हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन करके, किसके साथ, कार्बन के साथ कंबाइन करके क्या देता है, एक कोई कंपाउंड CH4। अब ध्यान से देखना, अब मैं पहला क्या समझा रहा हूँ, वन बाय वन अपने को लॉ को पढ़ना है। पहला चीज मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी दो एटम आपस में कंबाइंड करेंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, मॉलिक्यूल का। जरूरी नहीं है कि जब भी दो एटम आपस में कंबाइंड करेंगे तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल मिलेंगे। हाँ ये ना, जैसे कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइंड करके CH4 सब ने जानता हो, क्लास 10 में पढ़ा होगा, मीथेन बोलते हैं। तो ये मीथेन भी बना सकता है। या दूसरा C2H6 इथेन भी बना सकता है, या C2H4 इथेन भी बना सकता है। तो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करके एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड भी बना सकते हैं। वो बाद की बात है, उसको आगे हम लोग देखेंगे। जो थर्ड लॉ है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे अगर वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, अब CH4 हो, C2H6 हो, C2H4 हो, किसी एक मॉलिक्यूल को इस टाइम में पकड़ लो। बोलो तुम किसको पकड़ना चाहते हो, तुम जिसको लोगे मैं उसको समझा देता हूँ। मान लो तुम अगर लेते हो कि नहीं सर मुझे CH4 के साथ समझा, तो मैं कह सकता हूँ H2 कंबाइंड विथ कार्बन गिव्स क्या बेटा, CH4। बोलो भाई ना। तो
कार्बन के कितने एटम है इस मॉलिक्यूल में? एक, तो एक एटम ऑफ कार्बन है। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4। तो ये H2 मॉलिक्यूल है ना, तो एक मॉलिक्यूल में 2 है, तो टोटल कितना लेना पड़ेगा? 2। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? हाँ या ना? पक्की बात। तो ये लॉ क्या कहता है कि जितने वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उतने ही वेट ऑफ प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। जितने वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे उतने ही वेट ऑफ प्रोडक्ट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और जिसमें उसका वेट हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अगर ध्यान से समझना, अगर वेट कंजर्व का मतलब क्या हुआ? अगर इसका वेट, ये कार्बन एटम है या मॉलिक्यूल है? एटम। और ये H2O क्या है? बोलो ना बेटा, मॉलिक्यूल से। तो अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन के वेट कितने हैं? 1। और कितने एटम है? 2। तो 1 × 2 कितना होगा भरत? 2 मॉलिक्यूलर वेट ग्राम में। लेकिन यहाँ पे आप हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए? 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने ग्राम लिया है? 4 ग्राम। बोलो ना, है ना? चलो, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? नहीं, 6 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक वेट 12 होता है। बोलो है ना? और CH4 क्या है? मॉलिक्यूल है ना, तो इसका कौन सा वेट होगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? कार्बन का वेट 12 प्लस हाइड्रोजन 1 × 4, तो कितना? 12 + 4 कितना? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना, कि कभी भी अगर इसका फॉर्मेशन हो जाए, किसका? CH4 का फॉर्मेशन होगा, तो टोटल वेट ऑफ, इसको ये भी आप कह सकते हो ना कि हाइड्रोजन के कितने वेट कंबाइंड कर रहे हैं? एक मॉलिक्यूल का वेट 2 ग्राम, तो 2 मॉलिक्यूल का 4। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं ना, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ क्या बेटा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन गिव्स कितना ग्राम? 16 ग्राम ऑफ CH4 को मीथेन बोल देता हूं। बोलो हाँ ना? तो अगर मैं निकालूं टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट, तो कार्बन का वेट कितना है? 4 ग्राम, तो कितना बेटा? 4 प्लस हाइड्रोजन का, कार्बन का वेट, सॉरी, हाइड्रोजन का वेट कितना? 4। हाइड्रोजन का वेट कितना? 4। और कार्बन का वेट कितना? 12। तो कितना आपने लिया रिएक्टेंट? तो इधर देख लो, वेट ऑफ प्रोडक्ट भी कितना मिला? वेट ऑफ प्रोडक्ट भी कितना मिला? क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उस केस में मास कंजर्व रहेगा, मास का कोई भी लॉस नहीं होगा। बस एटम आपस में कंबाइंड करेंगे तो रिएक्टेंट टू कहाँ कन्वर्ट होंगे? मॉलिक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। बोलो हाँ ना? तो वेट ऑफ एटम नाइटर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या ये बात हर बच्चों को समझ में आ रही है? बोलो ना हाँ या ना? इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। अगर मैं इस एग्जांपल से बात करूं तो ध्यान से देखना, इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। इधर कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। इस मॉलिक्यूल में कितना है? 2। तो बताओ मॉलिक्यूल हाफ लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे? तो सबसे पहले, और एक बात मैं तुमको आज ही बता देता हूं, कभी भी तुमको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, कभी भी तुमको, और मोल कॉन्सेप्ट केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में आ जाए, मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट तुम तभी लगा पाओगे जब केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। पक्की बात? मैं कोने में कहीं लिख देता हूं, मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल applicable only for balance chemical, बोलो ना, इक्वेशन, या तुम इसी को रिएक्शन लिख सकते हो, शॉर्ट में आरएक्शन लिख दिया। बोलो हाँ ना? तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 थे तो मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। क्या समझ में आया? अब ये तुम्हारा क्या है? बोलना बेटा, प्रोडक्ट। ये तुम्हारा क्या है? ये एरो
केमिस्ट्री में ये जो एरो होता है ना बेटा, ये किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। सिंबल को केमिकल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। ये दोनों जो तुम्हारा एरो के लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या बोलते हैं? क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? तो जितने वेट ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही वेट ऑफ क्या होंगे? प्रोडक्ट होंगे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं वेट ऑफ रिएक्टेंट की बात कर दूं तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो वेट कितने? 2 ग्राम। बोलो ना हाँ या ना? प्लस ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का वेट निकाल दो। इधर याद देखो O2 है, ये मॉलिक्यूल है, तो अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका कौन सा वेट लोगे? मॉलिक्यूलर वेट। तो 2 × 16 कितना ग्राम? बोलो ना हाँ या ना? तो इसका वेट कितना हो जाएगा? 32। लेकिन एक मॉलिक्यूल होता तो 32 लेते, लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? हाफ, तो 32/2। बोलो ना हाँ या ना? तो 32/2, तो टोटल यहाँ से 16 + 2 हाउ मेनी ग्राम? 18 ग्राम। बोलो है ना? H2O क्या है? मॉलिक्यूल, तो इसका भी तुम मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 2 + कितना? 16 कितना जाएगा? क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? तो देखो जितना वेट ऑफ रिएक्टेंट लिए तो उतना ही वेट ऑफ प्रोडक्ट है। ये इसी लॉ को दरअसल क्या कहना चाहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। किसने दिया था? लेवोसियर ने। क्या माइंड में बना कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन वेट ऑफ एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना? तो जो वेट ऑफ रिएक्टेंट है वो वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? अब यही है, हेडिंग देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या लॉ, इसी को क्या बोलते हैं? इंडक्टिबिलिटी ऑफ मास। अब क्या कहता है, किसने दिया था? लेवोसियर ने दिया था। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ऑलरेडी लिखा है ना बैलेंस केमिकल, क्योंकि मोल में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का कुछ मतलब ही नहीं है बेटा। मोल में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। फॉर ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन बट वन फॉर्म इज चेंजेज इनटू अनदर फॉर्म। जो फॉर्म चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, और जो चेंज होकर के मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। बट वन फॉर्म इज चेंजेज इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इफ रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। कब? जब रिएक्शन 100% हो जाए। कब? देखना, इफ रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो चीनी लिया उसमें कुछ चावल था, सारे के सारे डिसॉल्व कर गए, तो उस केस में टोटल मास ऑफ जो रिएक्टेंट होंगे ये किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। बोलो ना हाँ या ना? लेकिन इफ रिएक्टेंट आर नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड नहीं होगा तो जो बच गया उसको तुम प्रोडक्ट में ऐड करोगे ना। बोलो ना हाँ या ना? क्योंकि उतना प्रोडक्ट तो कम मिला होगा। तुमने 10 ग्राम चीनी लाया जिसमें चावल मिक्स है, तुमने 10 ग्राम चीनी लाया जिसमें चावल मिक्स है, तो 8 ग्राम ही का सॉल्यूशन बनाएगा ना। तो जो 2 ग्राम रिएक्टेंट बच गए चावल, वो तो प्रोडक्ट में एज इट इज ऐड करोगे ना। बोलो ना हाँ या ना? तो हमेशा रिएक्टेड पार्ट के लिए वेट ऑफ रिएक्टेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अनरिएक्टेड पार्ट हमेशा रिएक्शन में बच जाते हैं, तो उसको तुमको प्रोडक्ट साइज क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो सिंपल शब्दों में व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मास? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। बोलो ना हाँ या ना? क्या तुम समझ में आया? इसी पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करके देखो। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो सबसे पहले रिएक्शन को देखते हैं। जब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो तो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 मिल रहा है, एंड क्या मिल रहा है? CO, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से देखना, CaCO3, जब आप इसको हीट कर रहे हो, केमिकल रिएक्शन में हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से, क्या मिल रहा है? CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। बोलो ना हाँ या ना? पक्की बात। अब इसका कितना ग्राम है? CO2 कितना मिल रहा है? 4.4 ग्राम। तो मान लो ये x ग्राम मिल रहा होगा। बोलो हाँ या ना? क्या समझ में आ रहा है? पहले सबसे पहले रुक करके देख लो, क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? तो आप कहोगे हाँ सर बैलेंस है। कैल्शियम एक एटम रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी एक एटम, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, यहाँ 2 + 1 3 एटम। बोलो ना हाँ या ना? क्या केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दे।
तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ CO2 प्लस क्या बेटा वेट ऑफ CO। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो इसका वेट कितना, इसका वेट 4.4 ग्राम, तो इसका वेट कितना बेटा, तो बताओ x ग्राम, x की वैल्यू x जो है वही क्या है वेट ऑफ CO कितना आया 10 माइनस 4.4 कितना आया 5.6 ग्राम। बोलो हाँ ना। अब ऑप्शन में तुमको थोड़ा क्या फंसा दिया, कह रहा है इसका वेट क्विंटल में बताओ, इसका वेट क्विंटल। क्विंटल क्या है, वेट का एक यूनिट है, वेट का क्या है यूनिट। अब ध्यान से देखना, अब 1000 ग्राम का 1 kg होता है और 100 kg का, तो सबसे पहले 5.6 को 1000 से डिवाइड करोगे तो kg आएगा। तो आप 5.6 को 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किस में आ जाएगा kg, और kg को अगेन 100 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा क्विंटल। तो ग्राम को अगर सीधा सीधा क्विंटल में लाना है तो 1000 इंटू 100, चलो कुछ नहीं, तुम कंफ्यूज मत होना, 10वीं पास बच्चा कितना लोडिंग लेगा, इसको अगेन डिवाइड कर दो किससे 100 से, तो ये वैल्यू कितनी आई बेटा 5.6 इंटू 1000 इंटू क्या बेटा 100, तो ये किस में आ गया क्विंटल में। तो 1000 इंटू 100 10 के पावर 5 लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो क्या हो जाएगा ये आपका क्या हो गया बेटा। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आए, क्लियर हो गया। लॉ, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बोलो ना है ना, हाँ या ना। चलो दूसरा लॉ पढ़ाता हूं अगर तुमको ये चीज क्लियर है तो। कह रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पहले केस में क्या देखा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया H2O, तो बना, तो तुमने पहला लॉ में क्या देखा कि जितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा उतना ही वाटर का फॉर्मेशन होगा। बोलो हाँ ही ना। अब दूसरा लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ क्या बेटा ऑक्सीजन गिव्स क्या वाटर। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, वाटर इसका फॉर्मूला। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना, हम साथ साथ है ना, बस छूटे नहीं साथी, यही है। अब हाइड्रोजन मतलब H2, ऑक्सीजन मतलब O, और वाटर का मतलब H2। अगर तुम O लेते हो, ध्यान से देखना, अगर तुम क्या लेते हो O, तो O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा, तो तुम इसको क्या लोगे हाफ। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए तुम इक्वेशन अभी कैसे बैलेंस कर रहे हो, तो हर छोटी इक्वेशन को तुम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर रहे हो। कैसे बैलेंस कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से, पक्की बात। या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स H2O मॉलिक्यूल। बोलो ना है ना, हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ कंबाइन करके H2O मॉलिक्यूल देगा। या ऐसे भी कह सकते हो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बोलो है ना। या 2 एटम बोलो या 1 मॉलिक्यूल बोलो, एक ही बात है। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, तो इसको क्या कह सकता हूं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ हाफ molecules of oxygen gives 1 molecule of water। बोलो है ना। तो जो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन है, जो एक साइंटिस्ट थे प्राउस्ट, उन्होंने दिया था, वो क्या कहते हैं कि वाटर किसी भी मेथड से बनाओ, किसी भी कंपाउंड के बनाने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, किसी भी कंपाउंड के बनाने के एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। आप किसी भी मेथड से वाटर बनाओ, या वाटर का कोई भी सोर्स हो,
चाहे नदी का टैप हुआ, नल का पानी हो, रिवर वाटर हो, लेक वाटर हो, सी वाटर हो, या एनी सोर्स हो, या एनी प्लेस हो, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हमेशा जब भी वाटर का फॉर्मेशन होगा तो उसके कंबाइनिंग एटम हमेशा फिक्स्ड होंगे। अगर इंडिया में हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, तो वाटर कभी भी बनेंगे तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम ही होंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑलवेज कंबाइंड इन देयर फिक्स्ड रेशियो। अगर किसी मॉलिक्यूल के जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम या पार्टिकल है वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे। बोलो ना हाँ या ना। जैसे अगर वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 रेशियो में होंगे। बोलो हाँ या ना। जैसे अगर CO2 है तो कार्बन के 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे। बोलो हाँ ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के घर में CO2 मतलब कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2.5 लगा दोगे, नहीं। हमेशा किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे ये मॉलिक्यूल क्या हो गया CO2, ये CO2 क्या हो गया बेटा हर्षदा, मॉलिक्यूल। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम मतलब जिससे मिलके बने हैं। पक्की बात। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑलवेज कंबाइंड इन देयर फिक्स्ड रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट या डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम है ऑलवेज कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर क्या बेटा, मास। अगर मास सेम है तो नंबर भी सेम होगा। बोलो ना हाँ या ना। पक्की बात, समझ में आई ये लॉ क्या कहता है। अगर H2O की बात करोगे तो हमेशा 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और क्या होगा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन के 2 एटम है तो बताओ वेट कितना होगा, 2, और ऑक्सीजन के 1 एटम है तो वेट कितना होगा, 16। तो हम कह सकते हैं 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। या तो वेट रेशियो लो या नंबर रेशियो, हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो में। क्या मेरी बात समझ में आई। पहला लॉ क्या कहा था कि जितना वेट ऑफ रिएक्टेंट लोगे उतना वेट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। बोलो हाँ या ना। दूसरा लॉ क्या कह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का वेट हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। इट इज नॉट डिपेंड अपॉन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर सोर्स। तुम कहीं का पानी हो, जहां का हो, किसी भी सोर्स से बनाओ, हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम का वेट फिक्स्ड होगा। बोलो ना हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो देखो ये क्या लिखा है, पढ़ लो इसको। इतना मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम खुद पढ़ो। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन किसने दिया था, एक लोग थे प्राउस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। एक कंपाउंड को कई सारे सोर्स होते हैं। बोलो ना हाँ या ना। बारिश का भी पानी है और नलके का भी पानी है, नदी का भी पानी है, मोटर ऑन करते हो, जमीन के नीचे का पानी, कोई भी सोर्स हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बट रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल बाय वेट रिमेन सेम, दैट इज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। तुम किसी भी मेथड से या कोई भी सोर्स हो, हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वेट हमेशा। अब ज्यादा बोलोगे तो तुम बोर हो जाओगे, सर एक ही चीज दिमाग में याद हो गया, कितनी बार बोलोगे। बोलो ना हाँ या ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया मतलब क्या होगा बेटा, NH3। मैं लिख देता हूं NH3। तो नाइट्रोजन के कितने एटम, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम, तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम ऑफ 3 एटम मतलब हाउ मेनी ग्राम, और 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब कितने ग्राम। तो हमेशा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट वेट रेशियो कितना होगा, 14:3 होगा, और एटम का नंबर रेशियो 1:3 होगा। अमोनिया कभी भी बनेगा तो इसी रेशियो में बनेगा। बोलो ना हाँ या ना। क्या तुम इसको खुद से नहीं कर सकते हो। बोलो ना हाँ या ना। यही लिखा हुआ है। अमोनिया ऑलवेज हैज फॉर्मूला NH3, that is 1 molecule of ammonia always contain 1 atom of nitrogen and 3 atom of hydrogen। और ये भी कह सकता हूँ 17 ग्राम ऑफ अमोनिया ऑलवेज कंटेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ। अगर बोलूँ हिंदी मीडियम से तो 17 ग्राम अमोनिया के फॉर्मेशन में 14 ग्राम नाइट्रोजन होगा और 3 ग्राम क्या होगा। बोलो ना हाँ या ना। सेकंड एग्जांपल कह रहा है वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स बट देयर रेशियो ऑफ देयर वेट आर ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वेट करोगे तो इसका 2 होगा, इसका कितना होगा
16। आइदर इट इज सी वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर, गंगा वाटर, रेन वाटर, जो भी हो बोलो ना हाँ या ना। अरे गंगा यमुना ये तो हमारी नदी है ना, पता होना चाहिए ना। रिवर ज्योग्राफी पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अब ये मत पूछना ज्योग्राफी क्या है। क्या गया? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? जॉन डाल्टन। 2 मिनट। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या था कि अगर कार्बन किसके साथ कंबाइन करे? ऑक्सीजन के साथ। तो मान लो इसने क्या बनाया? CO बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, या मान लो इसने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं पहले ही कहा कि सबसे पहले कंबाइंड करते हैं, अगर कंबाइंड किया तो 2 एटम, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आपस में कंबाइंड करके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बना सकते हैं। बोलो ना हाँ या ना। तो कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइंड करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आ रही है? अगर मैं इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से देखूं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है पता है तुम्हें? कि अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर ये, तो 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बोलो हाँ ना। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है तो 1 एटम ऑफ कार्बन किसके साथ कंबाइन किया होगा? तो यहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन, और यहाँ पे क्या हो सकता है? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये किसका कहना था? कांस्टेंट या डिफरेंट प्रोपोर्शन। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को एनालाइज करूं तो क्या हो सकता है? 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्या मेरी बात सही है? कोई दिक्कत? इतना समझ में? अब चलो उसी से हेल्प लेते हैं। अगर 1 एटम ऑफ कार्बन है तो हाउ मेनी ग्राम? 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। अगर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो हाउ मेनी ग्राम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर 1 एटम ऑफ कार्बन है हाउ मेनी ग्राम? एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है हाउ मेनी ग्राम? 2 × 16 कितना बेटा? 32 ग्राम। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब जॉन डाल्टन साहब क्या कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि कभी भी एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड करके अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाता है, बोलो है ना, तो उसमें किसी एक एटम का सेम वेट होगा। किसी एक एटम का सेम वेट। ये दोनों अलग अलग चीजें बन रही हैं, लेकिन यहां भी कितना ग्राम ऑफ कार्बन है और यहां भी कितना ग्राम ऑफ कार्बन है? तो सेम वेट ऑफ 1 एटम कंबाइंड विथ डिफरेंट वेट ऑफ अदर एटम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से? 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ भी 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ। यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड करके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसमें एक एटम का सेम वेट दूसरे एटम के डिफरेंट वेट से कंबाइंड करेगा। यहाँ भी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 16 ग्राम से कंबाइंड कर रहा है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम से कर रहा है। कह रहा है जिस एटम का डिफरेंट वेट होगा वो दोनों हमेशा एक दूसरे के सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। बोलो ना है ना। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर 32 ग्राम। तो किसका वेट डिफरेंट हो रहा है? ऑक्सीजन का। बोलो ना है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? सेम वेट ऑफ कार्बन, बोलो है ना, कंबाइंड विथ डिफरेंट वेट ऑफ, बोलो ना हाँ या ना। अब डिफरेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16 इंटू, दे आर ऑलवेज इन देयर सिंपलेस्ट रेशियो, दे आर ऑलवेज इन देयर। बस ये जॉन डाल्टन ने कहा, तो जो मैं तुमको समझ में आ गया। बोलो ना हाँ या ना। और यहाँ पे 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो इसका रेशियो कितना आ गया? दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो ना हाँ या ना। पक्की बात। चलो एक और एग्जांपल तुमको डिस्कस करके समझाता हूँ। समझ में आया? क्या याद करना है? क्या बैठ गया ना जहन में? बस कहते छोटे छोटे ला। अब कहता है नाइट्रोजन कंबाइंड करता है किसके साथ? और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइंड करके टोटल 5 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से? 5 टाइप के ऑक्साइड। मैं पहले बताता हूं तुमको। पहला ऑक्साइड N2O,
NO, N2O3, N2O4, N2O5। बोलो हाँ है ना? अब ध्यान से देखना, सब जगह नाइट्रोजन दो दो है ना, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं ना ऐसे, N2O2। अरे दोनों को डबल कर दिया, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो ना हाँ या ना? अब सब में नाइट्रोजन के कितने एटम है? दो दो है, तो नाइट्रोजन का कितना वेट है? अगर मैं इसका वेट रेशियो निकालूं, अगर मैं इसका क्या निकालूं, मेरी बात समझना बेटा, वेट रेशियो, तो नाइट्रोजन का वेट कितना? 28। एक नाइट्रोजन है तो 14, तो दो है तो कितना? 28। और ऑक्सीजन का कितना? 16। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कितना? 28 इंटू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बता दो, इंटू 48, 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे बता दो, इंटू 64, और यहाँ पे बताओ, क्या हर केस में नाइट्रोजन का सेम वेट है? सेम वेट ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ डिफरेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। वो डिफरेंट वेट क्या क्या है? 16, 32, 48, 64। बताओ वो सब एक दूसरे के सिंपलेस्ट रेशियो है या नहीं है? किस रेशियो में है? देखो 16 1 जा 16, 16 2 जा 16 3 जा, हाँ है ना? तो ये सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:2, 2:2, 3:2, 4:5। बोलो हाँ या ना? बस यही काम होता है मेरा कि तुमको समझा देना, तुमको तुम्हारे लॉ समझ में आ गया है। फर्क क्या रहा? अब तुम यहाँ पे पढ़ लो, अब तुम पढ़ लो, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ रीड कर देता हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था बेटा? जॉन डाल्टन ने। कह रहा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखना, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, बोलो हाँ ना, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, जैसे पहले केस में ऑक्सीजन का डिफरेंट मास कार्बन के सेम मास से कंबाइन करा था, डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, बोलो है ना, डिफरेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट, डिफरेंट मास ऑफ मतलब 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, किसके साथ? सेम वेट ऑफ अदर एलिमेंट, और वो डिफरेंट मास एक दूसरे का क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो, बोलो ना हाँ या ना? क्या समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत? Different mass of one element which combined with fixed mass of other element bear a simplest ratio to one another. कह रहा था फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, जो नाइट्रोजन का एग्जाम्पल दिया मैंने, नाइट्रोजन के टोटल 5 ऑक्साइड होते हैं, बोलो हाँ या ना? क्या तुमको इसमें और कुछ समझाना है? जो तुमको एग्जाम्पल मैंने पिछले स्लाइड पे दिया है कि नाइट्रोजन का डिफरेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन का सेम वेट ऑक्सीजन के डिफरेंट वेट से कंबाइन करेगा, और वो डिफरेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 1:2, 3:4, 5 होगा। ये वही लिखा हुआ है 1:2, 3:4, 5। बस इसका मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल प्रोपोर्शन को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। बोलो हाँ ना? पहला लॉ क्या कहा था कि जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। दूसरा क्या कहा था? किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हमेशा सेम रेशियो में होंगे। तीसरा लॉ क्या कहा कि अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो जो डिफरेंट वेट ऑफ एलिमेंट होगा वो हमेशा एक दूसरे के सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। बोलो हाँ या ना? पक्की बात? तीसरा लॉ कहता है, नेक्स्ट लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या कहता है? ये सबसे पहले ये गैसियस वॉल्यूम का इसका मतलब हुआ कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है, मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट होंगे इसके, टाइम हो गया ना बेटा? इनको क्या लग रहा है? टाइम हो गया। कभी भी तुम्हें जीवन में ऐसा लगे ना, कभी भी, चाहे वो क्लास का पार्ट हो या तुम्हारा सेल्फ स्टडी करते वक्त पार्ट हो, ध्यान से सुनना बेटा, सबके लिए, कभी भी तुमको लगे ना अरे बस आज हो गया कल करते हैं, अरे सर आज हो गया, टाइम हो गया, कल करते हैं, कभी भी तुमको अगर ऐसा लगने लगे कि आज का हो गया बस कल करते हैं, तो तुम मेरी एक बात याद रखना ना, तुम इतना समझ लेना कि छिटक रही है सफलता तुमसे धीरे धीरे। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कामयाबी तुमसे दूर जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिंपल सी बात है। अब तुम्हारी मर्जी, तुमको क्या करना है। अगर तुमको ये भी बात नहीं समझी तो तुमको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मान लो तुम्हारे घर पे कोई काम करने आता है, कोई भी लोग काम करने वाला है, घर का नौकर, मौसी वगैरह आती है ना, और तुम्हें पता चल जाए कि कल से ये नहीं आने वाली है, सैलरी हो गई, कल से ये गायब होने वाली है। अगर घर का नौकर तुम्हें पता चल जाए कि कल से ये नहीं आने वाला है, क्या करते हो तुम? क्या करते हैं पापा मम्मी? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आज ही करा लेते हैं। वो भी देखते हैं कि कल का भी काम हो सके तो आज ही करवा लो, कल से तो नहीं आने वाला है। बोलो ना हाँ ना? वैसे ही अगर पता चले नौकर कल से नहीं आने वाला है, कल से ये काम नहीं करेगा, तो तुम कल का काम आज करते हो ना। वैसे ही तुम्हारा मन जो है ना, जिसको लगा कि आज हो गया, वही वो नौकर है जो पता नहीं कल लगेगा या नहीं लगेगा।
अक्लमंदी किस में है? जितना हो जाए आज करा, कल किसी के जीवन में, दुनिया में किसी के जीवन में नहीं आया, मेरे में भी नहीं आया तो तुम्हारे में भी नहीं आएगा। बाकी समझ तुम पे छोड़ता हूँ क्या करना है। सही कह रहा हूँ ना? लॉ ऑफ गेलो-सेक वॉल्यूम ये क्या कहता है? ये तभी होगा जब सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज गैस में होंगे। बोलो ना हाँ या ना? सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज किस में होंगे? तो सीधा सीधा ये लॉ गैसियस रिएक्शन के लिए होगा। किसके लिए? फॉर ए गैसियस रिएक्शन के लिए होगा। किसके लिए होगा? मतलब जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है सबके सब किस में होनी चाहिए? गैस में होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना? एक वैसा एग्जांपल लेता हूँ, तुमको समझा देता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और जो गैस प्रोडक्ट मिलता है वो भी एक क्या है? गैस। कहता है नाइट्रोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। क्योंकि ये नाइट्रोजन है तो किस फॉर्म में है? हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? तो अमोनिया भी किस फॉर्म में है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले ही कह के दिया कि अगर तुम मोल कॉन्सेप्ट में कभी भी केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हो तो मोल की वैल्यू तभी है जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो। बोलो हाँ ना? क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? जो क्लास 9th 10th में पढ़े थे हिट एंड ट्रायल, अभी इनिशियली उसी को लगाते हैं। कितना नाइट्रोजन इधर है? 2। तो प्रोडक्ट साइड कितना नाइट्रोजन होना चाहिए? 2 है क्या? 2 नहीं। तो अब तुम कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान से देखना। ये NH3 था ना, मुझे 2 करना था तो मैं 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं कर दूं? अगर मैं 2 इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्वेश्चन क्या है पता है क्या? कौन सा लॉ वायलेट हो गया? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्योंकि अमोनिया तभी बनेगा जब नाइट्रोजन के एक एटम हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ होने चाहिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्राउस्ट यही तो समझाया था कि मतलब 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। बोलो ना हाँ या ना? और तुम ऐसा कर दोगे तो ये 28 × 3 हो गया। बोलो कांड हुआ या नहीं हुआ? तो इसको तो छेड़ नहीं सकते। अब जो करना होगा ये मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ाना होगा। तो देखो हमने 2 कर दिया तो नाइट्रोजन 2 बोलो है ना? अब एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 3। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल में कितने हो गए? 6। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो ना हाँ या ना? अब तुम क्या इस रिएक्शन को अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ोगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3। बोलो हाँ ना? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मतलब N2 कंबाइंड विथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। बोलो ना हाँ ना? गिव्स क्या? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बोलो हाँ ना? अभी मैं नंबर के फॉर्म में ऐसे बोलता हूं। बोलो हाँ ना? तो गैलो-सेक लॉ कहते हैं कि अगर ये वॉल्यूम के फॉर्म में है ना तो जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में कंबाइन करता है, आगे जाके पढ़ेंगे अभी नहीं, तो इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब मोल कॉन्सेप्ट लास्ट करेगा। तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ, ये मॉलिक्यूल लिखा हूं MOLE मॉलिक्यूल, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। लेकिन अभी के लिए इसको मैं क्रॉसिंग कर देता हूं। अभी समझो कि मैं ये पढ़ाया ही नहीं हूं, अभी मैं ये पढ़ाया ही नहीं, तुम ऐसा मान लेना। तो गैलो-सेक लॉ कहते हैं कि जो नंबर के फॉर्म में गैसियस रिएक्शन हो रहा है ना वो वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है। किसके फॉर्म में? तो तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ क्या बेटा? 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स क्या? 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। हमेशा कोई बैलेंस गैसियस केमिकल इक्वेशन है तो हमेशा वो वॉल्यूम के फॉर्म में भी क्या कर सकता है? कंबाइंड कर सकता है। और वो वॉल्यूम का फॉर्म क्या होगा? तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो तुम आगे इंटीजर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ना वही उसका वॉल्यूम रेशियो होगा, वही उसका क्या होगा? क्या मेरी बात समझ में आई है? और आगे जा करके हम इसी को नाम देंगे स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट। स्टाइकोमेट्री, लेकिन अभी उस पर मत जाओ, अभी वो दूर है। सिंपल कहता हूं, किसी भी गैसियस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो तुम सुटेबल इंटीजर से, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 पकड़ लेते हैं, जो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, बोलो हाँ या ना? उसी वॉल्यूम रेशियो में वो केमिकल इक्वेशन आपस में क्या करेगा? कंबाइंड करेगा। जो नंबर का रेशियो होगा वही उसके किसके रेशियो होगा? वॉल्यूम के रेशियो में।
बोलो ना हाँ या ना। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। जैसे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो तुमसे पूछेगा 5.6 लीटर नाइट्रोजन है, कितना पूछेगा, तो हाइड्रोजन के कितने लीटर लगेंगे, तो इसके वॉल्यूम का जस्ट इसका डबल लगेगा, बोलो हाँ ना। तो तुम इसको ऐसे भी लिख लो, V वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3V, 3 गुना लग रहा है ना, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। तो तुमसे पूछेगा कि अगर इसका 5.6 लीटर है लिया मैंने, तो अमोनिया कितना मिलेगा, 2 × 5.6, बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सही कह रहा हूँ। अब देख लो गैलुसैकल साहब क्या कहते हैं, यही ना लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गिवन बाय गैलुसैकल। कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन ए गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट आर ऑलवेज कंबाइंड इन द सिंपलेस्ट रेशियो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट। हमेशा कोई केमिकल रिएक्शन सिंपलेस्ट रेशियो में ही हो रहा होगा, और यहाँ पे एग्जांपल भी इसी का दिया हुआ है जो हमने किया है। N2 3H2 गिव्स क्या बेटा, 2NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। तो इसका रेशियो क्या है, इसका 1, इसका 3 और इसका क्या बेटा 2। तो इसका वॉल्यूम रेशियो भी क्या रहेगा, 1:2:2। क्या ऐसी कोई बात जो कोई बच्चा बोले मेरे को नहीं समझ में आया, पक्की बात। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 वॉल्यूम, जो सिर्फ रेशियो है वही होगा। इसका कितना होगा, तो इसका कितना होगा 2। बोलो हाँ ना। तो नोट करके क्या लिखा हुआ है, दिस लॉ इज यूज्ड ओनली फॉर क्या बेटा, तो मैं पहले ही बोला कि ये तब यूज करेंगे जब रिएक्शन गैसियस रिएक्शन होगा। एंड द रिलेटेड वॉल्यूम इट रिलेट वॉल्यूम टू क्या बेटा, मोल और मॉलिक्यूल्स। मैं बताया ना कि मैं मोल्स में लिख देता हूँ, बाद में स्टाइकोमेट्री बोलेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कैंसिल करता हूँ, जब हम लोग स्टाइकोमेट्री पे आएंगे तब बात करेंगे। बोलो ना हाँ ना। बाद में इसी वॉल्यूम को मॉलिक्यूल से या मोल से तुम कह सकते हो, पक्की बात। इसको ऐसे भी समझो ना, नाइट्रोजन अगर 1 दर्जन है तो हाइड्रोजन कितना लगेगा, 3 डजन, तो ये कितना मिलेगा 2 डजन। अब डजन के लिए क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखो 12 कैंसिल हो गया, तो जो मॉलिक्यूल है वही रहेगा। जो डजन है वही मोल था, मोल मतलब Na, इसके Na होंगे तो इसके 3 Na, तो इसके 2 Na कैंसिल, तो 1:3:2 मिला या नहीं मिला, बोलो ना हाँ या ना। हाँ, इनिशियल चूंकि आप लर्निंग स्टेज में हो तो आपको नहीं पता, लेकिन आगे यही पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है एवोगैड्रो लॉ, क्या कहता है ध्यान से देखना। एक चीज, जब भी एवोगैड्रो, ये लास्ट लॉ है, उसका लेक्चर खत्म। एवोगैड्रो की जब भी बात आती है तो तुम जानते हो 1 मोल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, बोलो ना हाँ या ना। क्या जानते हो, पहले इसको छोड़ो, ये पर हो। जब भी एवोगैड्रो की बात आती है, तो जब भी एवोगैड्रो की बात आती है तो आपके ध्यान में वही आता है, 1 मोल इक्वल टू क्या बेटा, बोलो ना एवोगैड्रो नंबर मतलब क्या, Na, बोलो है ना। और जिसकी वैल्यू आप जानते हो, Na की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 6.022 इंटू 10⁻23। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो है ना। एवोगैड्रो एक और जगह पे आते हैं, ये क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं, ये भी गैस की प्रॉपर्टी को बताता है। एवोगैड्रो साहब कहते हैं अगर 2 भी गैस है, समझो ये कोई एक गैस है 1 और दूसरा एक गैस है 2, समझो। अभी इस क्लासरूम में, क्लासरूम बंद है, एसी चल रहा है तो क्लासरूम बंद नहीं होगा, कोई वेंटिलेशन नहीं है। समझो मैंने कोई एक परफ्यूम अपना स्प्रे किया, कोई भी होगा, मुझे देख करके उस बच्चे ने भी किया, हाँ या ना। मेरा इस परफ्यूम का स्मेल कितने, कहाँ तक होगा, इसी रूम में होगा। मतलब मेरे परफ्यूम के जो फ्रेगनेंस पार्टिकल थे, स्मेल वाले पार्टिकल थे, ये कितने वॉल्यूम को ऑक्युपाई किए, इसी रूम के वॉल्यूम। और तुमने जो परफ्यूम फिश किए उसके भी फ्रेगनेंस पार्टिकल किस वॉल्यूम को ऑक्युपाई किए। मतलब गैस की एक सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि गैस को जितने बड़े वॉल्यूम में दो, गैस उस वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। अगर गैस के वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। गैस का खुद का कोई वॉल्यूम, गैस हमेशा किस वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है, बोलो भाई ना। ये गैस, जब भी गैस आए तो दिमाग में ये चीज़ क्लिक होना चाहिए कि सर ने ये कहा है। दूसरी चीज़, गैस कभी भी ओपन कंटेनर में रख सकते हो। चलो मान लो कि अगर पानी रखना है तो मैं इसके ढक्कन को खोल दिया, अभी भी पानी है। अगर पेट्रोल होता तो उसको भी थोड़ा देर खोल के रख सकते हैं।
अरे जब भी स्कूटी में तेल डलवाते हो तब तक तो ढक्कन खुला ही होता है ना, इतना जल्दी भी ओवरहीट नहीं। लेकिन अगर इसमें मुझे गैस रखना होता, थोड़ा देर के भी अपना परफ्यूम का ढक्कन खोलते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि गैस तभी रहेगा ना जब कंटेनर क्लोज हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो गैस की अगर दो बात कहूँ तो हमेशा स्टडी ऑफ गैस पॉसिबल इन ओपन कंटेनर या क्लोज कंटेनर। तो सबसे पहली बात, गैस का अगर आप क्या करना चाहते हो, स्टडी, तो क्या होना चाहिए? पहला क्या होना चाहिए? क्लोज कंटेनर। अब समझो आपने गैस का क्लोज कंटेनर, क्या मतलब ढक्कन को बंद कर दिया, बोलो ना, है ना? तो अब जितना आना था आ गया ना। अब कंटेनर क्लोज हो गया तो क्या इसमें गैस का अमाउंट चेंज हो सकता क्या? तो कभी भी अगर गैस का आप वॉल्यूम को क्लोज करते हो, क्लोज कंटेनर लेते हो, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ गैस है वो फिक्स हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, है ना? तो जब भी आप जैसे ही कंटेनर देखो, सबसे पहले गैस को स्टडी करना है तो कंटेनर क्या चाहिए? कंटेनर क्या चाहिए? सबसे पहले गैस को स्टडी करना है तो कंटेनर क्या चाहिए? अगर कंटेनर क्लोज है तो उसके अंदर जितना गैस आना आ गया, जो अमाउंट ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगा? बोलो, पहली बात है ना? और दूसरा, गैस का अपना खुद का कुछ वॉल्यूम है क्या? नहीं। गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। पक्की बात। अब गैस में दो चीजें होती हैं। गैस को अगर आप कॉम्प्रेस करो, गैस को आप कैसे कॉम्प्रेस करोगे? समझो इस कंटेनर में गैस था, इसमें आपने एक मूवेबल पिस्टन ले लिया। अरे बोलना, क्या ले लिया? अरे कुछ मत कर, वो इंजेक्शन देने वाली सिरिंज होती है ना, बस उसी को आगे एक टिप पे उंगली लगा दी, इसको प्रेस कर। बोलो, है ना? बस वही हो गया कंप्रेसर। जब गैस को आप कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। बोलो, हाँ या ना? तो जब आप इस प्रेशर पिस्टन को इधर की तरफ मूव करोगे तो गैस कंप्रेस होगा, कुछ टाइम के बाद पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा। बोलो, हाँ या ना? तो कभी भी आप अगर आप ये पिस्टन को नीचे की तरफ ला रहे हो तो आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बोलो ना, पक्की बात। तो आप यहाँ से क्या बढ़ा रहे हो? प्रेशर। तो यहाँ क्या कम हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इतनी बात आप जानते हो? बोलो, है ना? कभी कभी तुम देखते हो बर्थडे में बलून फुलाते हो तो शुरू में हवा चल जाता है, उसके बाद तुम और फुलाते, छोटे बच्चों से फूलता ही नहीं है। देखा होगा एक सर्टेन वॉल्यूम के बाद बैलून फूलता ही नहीं छोटे बच्चों से, क्योंकि जितना बकल कैविटी का प्रेशर होगा उतना ही हवा जाएगा ना। कभी कभी उल्टा बैलून का हवा उसके अंदर आ जाए। देखना कोई बचपन, यही तो सीखना है, लर्निंग इसी को तो बोलते, यही होता है ना। तो अब क्या करना है, ये एवोगाड्रो लॉ क्या कहते हैं कि गैस को दो ही चीजें की जा सकती है। तुम क्या करो, प्रेशर बढ़ा करके तुमने वॉल्यूम को कम किया, अब इसको टेम्परेचर दे दो तो खुद एक्सपेंशन होगा, पिस्टन बाहर जाएगा। तो जो चीजें तुमने प्रेशर बढ़ा करके की, जो चीजें प्रेशर बढ़ा करके की, अब प्रेशर कम करोगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा। तो अगर मान लो तुमने प्रेशर को क्या कर दिया, कम, तो पिस्टन किधर जाएगा? ऊपर। सेम चीज प्रेशर कम करके हुआ तो टेम्परेचर भी बढ़ा दोगे तो भी पिस्टन ऊपर जाएगा। ये ऊपर एरो किसका जा रहा है? पिस्टन का एरो है ना, पिस्टन ऊपर जा रहा है। तो जो चीजें तुमने प्रेशर कम करके की, अगर मैं कहता हूं प्रेशर कम ना करके तुम टेम्परेचर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को क्या कर दो, ज्यादा कर दो, तो भी पिस्टन ऊपर जाएगा। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर अपने आप में वो दो पैरामीटर है जो गैस के वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकता है। बोलो ना, है ना? टेम्परेचर बढ़ा के जो काम होगा वो काम प्रेशर कम करके होगा, और जो काम प्रेशर बढ़ा करके होगा वो काम टेम्परेचर कम करके होगा। टेम्परेचर कम करोगे तो गैस फ्रीज होगा। बोलो ना, है ना? तो दो ही पैरामीटर है जो गैस के प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ कर सकता है। अब ध्यान से देखो ना, गैस का खुद का अपना वॉल्यूम तो है ही नहीं, तो वॉल्यूम हटा दो। एक बार गैस को स्टडी करना है तो कंटेनर क्या चाहिए? क्लोज। तो अमाउंट ऑफ गैस भी फिक्स हो गया। तो दो ही चीज बचा ना जो चेंज हो सकता है, क्या क्या? प्रेशर एंड बोलो, यही दो चीज बचा ना। अब क्यों बचा मैं तुमको समझा दिया हूं। बोलो ना, हाँ है ना? ऐसा नहीं कि घर जाने की जल्दीबाजी में कॉन्सेप्ट यही रह जा रहा है। तो सिर्फ दो ही चीज बचा, क्या क्या? एक प्रेशर और दूसरा क्या बेटा? अब ये क्या कहते हैं एवोगाड्रो साहब कि अगर आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों गैस के लिए लो, सेम टेम्परेचर या प्रेशर किसके लिए? तो दोनों गैस के लिए आपने क्या लिया? सेम प्रेशर एंड क्या बेटा? टेम्परेचर लिया। दोनों गैस के लिए अगर आप सेम टेम्परेचर और प्रेशर लेते हो तो इक्वल अमाउंट ऑफ गैस होगा तो इक्वल वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा।
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल अमाउंट ऑफ गैस ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर गैस का अमाउंट इक्वल है मतलब मोल इक्वल है तो वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल। समझ में आया? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल अमाउंट ऑफ गैस हैविंग क्या बेटा? इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम। अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे दो गैस अगर इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है तो मतलब दोनों में क्वांटिटी ऑफ गैस क्या होगा? सेम। और एक चीज और याद रखना, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल अमाउंट ऑफ गैस? क्या इक्वल वेट ऑफ गैस होगा? क्या नहीं, वेट भी अमाउंट आता है। क्या इसको हम इक्वल वेट बोल सकते हैं? क्या मैं लिख करके कट कर दे रहा हूं? नहीं, इक्वल अमाउंट मतलब इक्वल मोल। ये अमाउंट का मतलब हुआ क्या बेटा? इक्वल मोल। तो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल ऑफ ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, या इक्वल वॉल्यूम अगर गैस ऑक्यूपाई करे तो उसके मोल क्या होंगे? इक्वल होंगे। बोलो हाँ या ना? पहली बात एवोगैड्रो समझ में आया? व्हाट इज द खासियत ऑफ एवोगैड्रो? क्लियर है? दूसरा लास्ट खासियत है एवोगैड्रो का, कहता है दो ही चीज है जो गैस को चेंज कर दे रहा है। क्या क्या? प्रेशर एंड क्या क्या चेंज कर दे रहा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। कहता है अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लो, जो अपना सराउंडिंग प्रेशर है, अपना सराउंडिंग प्रेशर कितना है? एक्चुअली में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर सी साइड के सराउंडिंग का प्रेशर होता है, समुद्र के साइड का। लेकिन ये उसको मैं मान लेता हूं तो भी कौन सा है प्रेशर? सराउंडिंग प्रेशर। अगर कोई काम ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, अरे मिल्क बॉईल कर रहे हो तो प्रेशर कितना लग रहा है? 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर सराउंडिंग प्रेशर बोलूं या ओपन एटमॉस्फेयर बोलूं, दोनों एक ही बात है या नहीं है? बोलो है ना? तो सराउंडिंग प्रेशर बोल दूं या क्या बोल दूं? ओपन एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटमॉस्फेयर। और कहता है टेम्परेचर जो है ये 273 केल्विन हो जाए। 273 केल्विन, या इसी को लिखोगे तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं। कितने यूनिट होते हैं? 3। अगर यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा होता है केल्विन और तीसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये तुम्हारा फिजिक्स वाला टेम्परेचर है। कौन सा वाला है? तो केमिस्ट्री में या तो केल्विन होगा या डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और केल्विन स्केल 273 से छोटा होता है डिग्री सेंटीग्रेड से। बोलो है ना? पक्की बात। तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप 273 ऐड कर देते हो यू विल गेट केल्विन स्केल। और एक चीज और बोल देता हूँ, केमिस्ट्री में चैप्टर कोई भी हो, कभी भी टेम्परेचर यूज होता है तो केल्विन में ही होता है। हमेशा केमिस्ट्री में चैप्टर कुछ भी हो, कहीं भी टेम्परेचर यूज होगा तो किस में होगा? केल्विन। ये अलग बात है, क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड दे सकता है लेकिन यूज किस में होगा? केल्विन में। पक्की बात। ये हमेशा तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए है। मैं लिख देता हूँ पक्की बात। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। तो कह रहा है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लो और टेम्परेचर कितना लो? बोलो है ना? तो इक्वल मोल इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा? और कहता है कि अगर 1 मोल ले लो, कितना लोगे? 1 मोल। अगर आप 1 मोल क्वांटिटी कितना ले लो? 1 मोल ऑफ गैस, तो उस केस में वॉल्यूम जो होता है ये होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। जैसे 1 मोल के वेट को क्या बोलते हो? मोलर वेट। तो 1 मोल के वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? मोलर वॉल्यूम। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोलर। बोलना बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन याद रखना एवोगैड्रो लॉ इज ओनली फॉर गैस, इज ओनली फॉर। और ये जो वैल्यू है 22.4 लीटर ओनली किस टेम्परेचर प्रेशर पे आएगा? प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 273। और इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड क्या बेटा? प्रेशर। अगर हैंडराइटिंग प्रॉब्लम है तो मैं बार बार चिल्ला के बोल भी रहा हूँ, वहां से देख लेना। शॉर्ट में इसी को क्या बोलते हैं? तो एट एसटीपी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22. अगर 2 मोल होगा तो 2 × 24, 3 मोल होगा तो 3 × 24। तो कभी भी मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दे, तुमको क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस। बोलो हाँ है ना? तो कभी भी तुमसे पूछे बेटा क्या वॉल्यूम ऑफ गैस
तो मोल ऑफ गैस को मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 लीटर का, जरूर ध्यान रखना, तो ये तुमको निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ दो कंडीशन है, एक किसके लिए, मैं लिख देता हूं, ओनली फॉर गैस, और दूसरा एट एसटीपी। क्या मेरी बात हर एक बच्चों को समझ में आया? तो मुझे लगता है अब तुम पीछे जाना भी नहीं चाहोगे कि एवोगाड्रो लॉ में क्या लिखा हुआ है। बोलो ना, हाँ या ना? तो आज ये क्लास का टॉपिक ही था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। याद कर लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लेवोसियर। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? प्राउस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया? डाल्टन। गैलुसैक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम गैलुसैक ने दिया था। एवोगाड्रो लॉ एवोगाड्रो ने दिया था। दैट्स ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है हर एक बच्चों को ये समझ में आया होगा, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर योर पेशेंस।